हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस। तो फ्रेंड्स, आपकी यूपी पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को होने जा रही है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि आप जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं और इसके अंतर्गत हम 2014 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्रों को इस सीरीज में हल करेंगे, सारे प्रश्न पत्र। और यहाँ पर जो डेटा मैं आपको दूंगा वो बिल्कुल अपडेटेड रहेगा, यानी कि जो करंट अफेयर वगैरह के प्रश्न होंगे उस पर जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक आपको प्रश्न यहाँ पर बदल दिए जाएंगे। तो हम देखेंगे कि करंट अफेयर भले ही 2014 में क्या पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में उसका अपडेटेड डेटा क्या है ये देख के चलेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ पर हल कर रहे हैं तो ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और आपको पता होगा कि ये परीक्षा जो हुई थी ये 14 मई 2023 को करवाई गई थी। ये जीएस का पहला पेपर है, जीएस का फर्स्ट पेपर है। और इसमें जो भी प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं सभी बिल्कुल अपडेटेड हैं। तो पूरा प्रश्न पत्र आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसी क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर, इसके बाद फिर 2022 पे चलेंगे, फिर 2021 पे चलेंगे, फिर 2020 पे चलेंगे और इसी प्रकार से हम 2014 तक के सभी प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर कहा गया है कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है भाग 8 में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में यहाँ पर मिलता है उल्लेख, ये भी बिल्कुल सही है। देखो ध्यान देना यहाँ पर कि कौन सा प्रावधान है और किस भाग में है, ये भाग आपका दिया गया है, ठीक है। तो 10वें भाग में क्या मिलेगा आपको, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अधिकरण कहा जा रहा है कि ये आपका भाग 11 में है, जो कि यहाँ पर आपका फिलहाल गलत दिया गया है और इसी को हम यहाँ पर अपना आंसर मान लेंगे। फिलहाल अधिकरण के बारे में फ्रेंड्स जो जानकारी हमें मिलती है वो भाग 14A में मिलती है। किस में मिलती है, भाग 14A में। ध्यान रखिएगा कि अधिकरण यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 42वां अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में हुआ था। राजभाषा का उल्लेख फ्रेंड्स यहाँ पर भाग 17 में दिया गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा बिल्कुल अपडेटेड रहेगा और सारे डेटा हम यहाँ पर हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। देखो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद में किसका प्रावधान किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 324 के बारे में, तो फ्रेंड्स ये जो अनुच्छेद 324 है इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 यह लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 280, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वित्त आयोग। और अनुच्छेद 338 ये आपका मैच होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और देखो जो अनुच्छेद है ना बिल्कुल आपके फिंगर टिप पर होने चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रारूप समिति की जो नियुक्ति होती है यह 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ये बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होगा, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि ये 26 जनवरी 1950 है, ये भी आपको पता होगा, 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946। तो आपका जो उत्तर है यहाँ पर सही वो ऑप्शन डी मैच हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अभिकथन और कारण दिए गए हैं, देखते हैं। अभिकथन है यहाँ पर कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, ये सही बात है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं।
तो ये तो आपका अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। तो मतलब ये है कि कथन और कारण दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल आपके सही हैं, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? ऑप्शन ए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में यहाँ पर दो कथन है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य होते हैं, ये सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, ये गलत है आपका। मतलब यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस पर फोकस करिएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रावधान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है, ये जो प्रावधान है ये आपको अनुच्छेद 71(2) में मिलेगा। किसमें मिलेगा? आर्टिकल 71(2) के अंतर्गत, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। अब ये जो मीरा कुमार जी थी ये 15वीं लोकसभा में महिला स्पीकर बनी थी, तो ये भी याद रखिएगा। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, ये आपका बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि यही तो हमारा उत्तर बनेगा। और ये जो बताया गया है ये आपका गलत है। अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है ये किस अनुसूची में है, तो इसका उल्लेख जो है ये 4थी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है? 9वीं अनुसूची में केंद्र या राज्य के ऐसे कानून हैं जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारे तथ्य जो हैं बिल्कुल आपके रटे हुए होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा जो है उसके उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो आपको पता ही है कि अनुमति हमें मिली थी 15 सालों के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 15 सालों के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कहा था कि अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत 1965 तक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति प्रदान की थी। तो हो सकता है कि इस बार पूछ लिए कि कब तक, तो 1965 तक के लिए ये बात कही गई थी। ठीक है, अब देखो फिर वही आ गया है अभिकथन और कारण। राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये कथन बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अच्छा, ये एक बात बताओ कि संसद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो संसद का उल्लेख मिलता है आपको 79 में, राज्यसभा का उल्लेख 80 में, लोकसभा का 81 में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य बराबर 7 सदस्य, गलत। ये बिल्कुल आपका गलत है, मतलब पहला गलत हो गया। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, नीति आयोग को तो बिल्कुल नहीं देता है। यानी कि यहाँ पर जो न तो एक सही है और ना ही आपका 2 सही है। वित्त आयोग का ऊपर मैंने देखा कि इसका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंतर्गत मिलता है। इसमें क्या होते हैं? एक अध्यक्ष सहित जो है 5 सदस्य होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष 4 सदस्य बराबर कुल 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग अपना जो प्रतिवेदन है ये किसको देता है? तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। बात यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहला कथन है
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रेट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो देखो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा उसमें विकल्प ए सही है। एक और दोनों ही है यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए भारत के महान्यायवादी के बारे में, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके बारे में दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप लोगों से मैं यहाँ पर एक सवाल करूँगा और इसका आंसर आप फटाफट कमेंट कर देना, बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा, आंसर करिएगा। वर्तमान समय में हमारे जो महान्यायवादी हैं उनका नाम क्या है? ठीक है, ये जरूर बताइएगा। चलिए, जो पहला कथन है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। ये कथन सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ये गलत है आपका। तो पहला ही कथन केवल आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। महान्यायवादी इनका जो उल्लेख होता है ये अनुच्छेद 76 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, तो किसके बारे में बात हो रही है? विधान परिषद के बारे में। विधानसभा के बारे में बात नहीं हो रही है, विधान परिषद के बारे में बात हो रही है। भारत के कुछ ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, क्या आप बता सकते हैं? फटाफट कमेंट करिएगा, ये दूसरा प्रश्न होगा आपके लिए। ठीक है, कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। देखो, ये सारे प्रश्न मैं आपके लिए इसलिए रख रहा हूं ताकि आप मूल्यांकन कर सकें कि आपको तथ्य कितने याद हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी मैं आपके सामने इसी प्रकार से रखूँगा। तो देखो, यहाँ पर विधान परिषद के गठन के संदर्भ में दो कथन है। पहला कथन है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी बात कही गई है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। एक और दो दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है। अब देखो, विधान परिषद का जो उल्लेख मिलता है ये अनुच्छेद 171 में किया गया है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में दो बातें कही गई हैं कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा है कि लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं आपके। ठीक है। तो संसद में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 31। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें होती हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, संसद का प्रत्येक सदन यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि बात यहाँ पर हो रही है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो सचिवालय, राज्यसभा और लोकसभा का जो सचिवालय होगा उसके लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। करेक्ट है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। द पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द सर्विस कैंडिडेट ऑफ सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ इट। रेगुलेट की हिंदी होती है विनियमित, ये ध्यान रखना आप लोग, कई बार लोगों को पता नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के बारे में दो कथन है। ग्राम सभा, इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के स्तर पर होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपका जो विकल्प ए है ये आपका बिल्कुल सही है। तो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। सी कह रहा है कि यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो ए और सी तो आपका सही है। बी कह रहा है कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, तो केंद्र सरकार नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी ग्राम सभा है उसकी शक्तियों का निर्धारण जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प 16 है इसमें बी वाला आपका जो है वो गलत है। ठीक है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, शक्तियों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, न कि राज्य निर्वाचन आयोग। मेरे साथ
मैंने शायद इसको बता दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य सरकार यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। तो पंचायतें जो होती हैं उसके जो चुनाव होते हैं उनका आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात तो कही गई थी। ध्यान देना कि अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन आया था 1977 में, ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन। और राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाए, ये कहा गया था। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जिले को माना गया था, न कि खंड को। यहाँ पर अगर जिला होता तो आपका ये सही हो जाता। तो यहाँ पर जो आपका कथन है केवल एक आपका यहाँ पर सही है, 18 का केवल ए सही है। ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के 132 सिफारिशें की गई थी अशोक मेहता प्रतिवेदन में, ठीक है। कितनी सिफारिशें? 132। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित होता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति को होता है। इसके बाद है, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका आर्टिकल 20(1) है उसमें कायोत्तर विधि दी गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 20(1) में कायोत्तर विधि है। 20(2) में दोहरे दंड की धारा, ये 20(2) में हो जाएगा। और यहाँ पर अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यह 20(3) में है, ठीक है। तो ये स्वयं के विरुद्ध साक्षी का निषेध, ये 20(3) में दिया गया है। मतलब ये आपका हो गया, ए भी हिस्सा है, बी भी हिस्सा है, डी भी है। ये बी यातना के विरुद्ध निषेध, यह अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, और फिलहाल इसका उत्तर जो है पर्यावरण का संरक्षण है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण। बहुत सारे लोग जो हैं शिक्षा के अधिकार पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान देना कि जो पर्यावरण का संरक्षण है यह नीति निर्देशक तत्व के 48 क में दिया गया है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके 48 क में दिया गया है। और अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य के 51 क में दिया गया है। तो दोनों याद रखना, मौलिक कर्तव्य के 51 क में है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पर्यावरण का संरक्षण जो है ये दोनों नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, ठीक। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये तो सही है कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता स्पीकर ही करते हैं, ये करेक्ट है, दूसरा विकल्प सही है। और यहाँ पर जो 22 की बात हो रही है, तो ध्यान देना कि अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 109 कहा गया है ना, तो ये आर्टिकल 108 होता तब ये सही होता। तो पहला तो गलत है, दूसरा वाला सही है, यानी कि केवल 2 यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, इसका जो उल्लेख मिलेगा ये आपको अनुच्छेद 118 4 में मिलता है। इसमें 1184 में किया गया है कि सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करेगा, अनुच्छेद 118 4। इसके बाद है क्वेश्चन कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुए थे उसके बारे में कालक्रम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? आपको पता ही होगा कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो था वो यूनानियों ने किया था, उसके बाद शकों ने किया था, उसके बाद कुषाणों ने किया था, ठीक है। यही इसका क्रम होगा, यूनानी, शक और कुषाण, यूनानी, शक और कुषाण, ये आपका विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वो जो बौद्ध भिक्षु थे कौन थे?
तो ये थे नागसेन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो आपको पता ही है चरक संहिता, इसमें 120 अध्याय और 8 खंड हैं। 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं। ठीक है, और चरक के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। चरक जो थे ये कश्मीर से संबंधित थे और 300 BC में इनका जन्म हुआ था। 300 BC में महर्षि चरक या कुषाण साम्राज्य के कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भागदू कौन अधिकारी था? तो भागदू जो था ये राजकर उगाहने वाला अधिकारी होता था। तो राजकर, राजस्व कर, ये जो हो गया आपका ऑप्शन डी, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखो सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान है। नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना और गुड़ियाम गुफा। तो नेवासा जो है महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, ये इस प्रकार से आप मैच करा लीजिए। ईसमपुर कर्नाटक में है, ईसमपुर कर्नाटक में। डिडवाना नागौर राजस्थान में मिलेगा आपको, नागौर। और गुड़ियाम गुफा ये तमिलनाडु में। इस प्रकार से इसको आप मैच कराएंगे। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो इसकी पूर्वी सीमा थी, पूर्वी सीमा, तो ध्यान दीजिएगा आलमगीरपुर मेरठ में है। पूर्वी सीमा यहाँ पर होगी ना, ईस्ट, तो ये आलमगीरपुर मेरठ में मिलती है। पश्चिमी सीमा जो है ये बलूचिस्तान तक जाती थी। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू और कश्मीर में, और दक्षिण सीमा जो है ये महाराष्ट्र में थी। ठीक है, इस प्रकार से इसका विस्तार था, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न कौन सा है? पूर्वी सीमांत। तो पूर्वी सीमांत जो है ये आपका कहाँ पर हो गया? पूर्वी सीमांत आलमगीरपुर मेरठ में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है पुराणों के बारे में कौन सा कथन? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विष्णु पुराण से मौर्य वंश और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका विकल्प सी सही है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि जो आपका एक और पुराण है जिसको आप मत्स्य पुराण कहते हैं, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। इसमें जानकारी किस वंश के बारे में मिलती है? तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म दर्शन और प्रचारक सही सुमेलित थे? तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फिलहाल आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, न्याय दर्शन गौतम। तो देखिएगा यहाँ पर जो वैशेषिका है ना, वो कणाद से संबंधित है। वैशेषिका पतंजलि से नहीं बल्कि कणाद, जिसको कर्ण कहते हैं, से संबंधित है। मीमांसा ये जैमिनी, ऋषि जैमिनी से संबंधित है, ध्यान देना। और न्याय दर्शन ये गौतम से संबंधित है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण, महर्षि बादरायण से संबंधित है। इसके अलावा जो सांख्य दर्शन है उसके प्रणेता कपिल हैं और योग दर्शन के पतंजलि हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, 2 कथन हैं कैप्टन हॉकिंस के बारे में। तो देखो इसका जो मैच है वो किस प्रकार से होगा। कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था, ये गलत है आपका। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये सही है। तो केवल विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा कि कैप्टन हॉकिंस जो था वो 1608 में आया था। 1608 में भारत में जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका जो पहला विकल्प है वो गलत था। खरीदादार कौन था? खरीदादार के बारे में पूछा जा रहा है। तो फरमानों को भेजने वाला जो अधिकारी होता है उसको कहा जाता था खरीदादार। इसके बाद है सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पर मैच कराना था। मिराते सिकंदरी, मिराते सिकंदरी में आपको गुजरात विजय के बारे में उल्लेख मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद बुरहाने मासिर, बहमनी के अहमदनगर का साम्राज्य, बहमनी के अहमदनगर का जो साम्राज्य है उसके बारे में उल्लेख मिलता है बुरहाने मासिर में। और रियाज उज सलातिन, इसमें बंगाल का इतिहास मिलता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद एक और बचता है रियाज उल इंसा, तो ये महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इल्तुतमिश रजिया का पिता था, करेक्ट है।
शाह तुर्कन जो थी वो इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, गलत है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये भी सही है। तो हमीदा बानो बेगम के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो फिलहाल हमीदा बानो बेगम, ये आप बताइए इनके बारे में। हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी ना, तो यहाँ पर हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ हैं हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करना है। तो देखो यहाँ पर मैच कराना है पेशवा और उनके शासनकाल को, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव और माधव राव। तो यहाँ पर जो आपका सही है आपको बता देते हैं। बालाजी विश्वनाथ, इनका जो समय है, टाइम पीरियड है 1714 से 1720 तक रहा, 1714 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक, 1720 से 1740 तक। नारायण राव ये 1772 से लेकर 1774 तक रहा। और माधव राव 1761 से लेकर 1772 तक रहा था। तो फिलहाल अगर इसमें क्रम आप देखेंगे तो डी बनेगा आपका, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, फिर आता है बाजीराव प्रथम, फिर आएगा आपका माधवराव प्रथम और अंत में आएगा नारायण राव। पूरा क्रम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आता है आपका बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1714 से लेकर 20 तक। इसके बाद बाजीराव प्रथम के बारे में, तो बाजीराव प्रथम का 1720 से लेकर 1740 तक। फिर समय आता है नाना साहेब का, नाना साहब 1740 से लेकर 1761 तक। माधव राव का समय आता है फिर 1761 से लेकर 1772। और फिर आता है नारायण का समय, ठीक है। और ये होता है 1772 से लेकर 2 साल तक, 74 तक। ये पूरा क्रम है, इसको आप याद रखिएगा। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और कई बार रिपीटेड भी है। तो यहाँ पर जैनुल अबिदीन ने कश्मीर का ये शासक था जिसने जजिया कर और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 37 जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिरोज तुगलक का जब नागरकोट अभियान चल रहा था तो उस दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था अजीजुद्दीन खान के द्वारा। इसका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। और संगीत की जो टप्पा शैली है, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? तो मोहम्मद शाह के। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से देखेंगे ना आपको बिल्कुल मैच हो जाएगा, दिमाग में कभी हटेगा नहीं। कवियत्री और पुस्तक में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। दयाबाई, सहजोबाई, गंगाबाई और सोन कुमारी। ध्यान से देखना यहाँ पर, दया मतलब विनय, तो ये बिल्कुल सही है। दयाबाई ने क्या लिखा है? विनय मल्लिका लिखा है, सही है। सहजोबाई सहज प्रकाश, ये भी सही है। नाम से ही देखो मैच हो रहा है, दया का मतलब विनय, सहज का मतलब सहज। और सोन कुमारी मतलब सोन मतलब सोना, सोना मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण बेली कविता सोन कुमारी, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। गंगाबाई वाला ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो झांसी का विद्रोह हुआ था जून 1857 में हुआ था। तो ये जो विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था? झांसी वाला जून 1857 में। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 11 मई। तो ये आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत हो गया, मतलब यही हमारा उत्तर बन गया। बाकी सब सही है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 करेक्ट है। मेरठ में 10 मई 1857 ये भी करेक्ट है। लखनऊ में 4 जून 1857 ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन। तो देखो ये जो संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था कब? 1918 में। किसने किया था? बाबा रामचंद्र, एन नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गेस करिए आप, बहुत सारे लोग गेस करेंगे इसका उत्तर ऑप्शन सी को, जो कि आपका जो है गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो गठन हुआ था इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? वो संगठन कौन सा था? तो ध्यान देना
कि ये जो घटना हुई थी 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। कब हुई थी? 1912 में। 1912 में 23 दिसंबर का दिन था, उस दिन ये घटना हुई थी। आज 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी, 23 दिसंबर, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए जो संगठन जिम्मेदार था वो अनुशीलन समिति को माना जाता है। विकल्प सी आपका करेक्ट है। और इसमें जो नाम आया था वो रास बिहारी बोस जी का नाम आया था, रास बिहारी बोस का। इसमें जो है ना 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई थी? ये एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी, जो आपका एक्ट 1919 था। देखो, एक तो आप था मार्टे मिर्लो सुधार 1909 वाला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला जो था ये 1909 में था, उसी में ये व्यवस्था की गई थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था हुई थी 1919 में। तो 1919 की व्यवस्था है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1853 गया, 1909 गया और 1793 भी गया। अब आ गया आपका ऑप्शन डी, केवल यही आपका बच रहा है। ईबी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 में जो बरेली क्रांति हुई थी उसका नेता खान बहादुर खान था। कौन था? खान बहादुर खान। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? ये प्रश्न है कि कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में, होम रूल आंदोलन जो था, अच्छा ये 47 नंबर है ना, देख लेते हैं इसको। होम रूल आंदोलन जो था ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ। खिलाफत आंदोलन यह मार्च 1919 में स्टार्ट हुआ था और चला था 1921 तक, मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1931 तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी आपको पता है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। मोपला विद्रोह जो था यह 20 अगस्त के दिन हुआ था, 20 अगस्त 1921। सबसे लास्ट तारीख यहाँ पर आ रही है 1921, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसमें जो खिलाफत आंदोलन है ये जनवरी तक ही चला था, जबकि ये 20 अगस्त को। तो सबसे बाद की घटना जो हो जाएगी वो मोपला विद्रोह है, यानी कि आपका जो विकल्प डी है ये आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो उत्तर होगा क्या होगा, मैच कराओ। मातंगिनी हजरा का नाम भी आता है, अरोड़ा आसफ अली का नाम आता है, कनकलता बरुआ का भी नाम आता है, शांति घोष इनका नाम नहीं आता है। शांति घोष इन्होंने दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो शांति घोष ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा या कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर गोदावरी, मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, करेक्ट है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, ये भी करेक्ट है। मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी सही है। तो प्राणहिता जो है, इसके बारे में बात करते हैं। प्राणहिता जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि प्राणहिता जो है यह गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। फिर अगला है कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता होगा, देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा कि लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? जो आपकी लेटराइट मिट्टी है उसके बारे में। तो देखो 51 में जो आपका विकल्प ए है यही केवल सही होगा। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यही सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ये कथन यहाँ पर गलत होगा। तो केवल पहला विकल्प आपका सही है। ध्यान देना कि लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम से यह समृद्ध होती है, ना कि इसमें कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों को यहाँ पर मैच कराना था कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है, ये करेक्ट है आपका। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर कर्नाटक से निकलती है, ये सही है आपका। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में है आपका। गोदावरी नदी का जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर नासिक। और महानदी का सिहावा में है, सिहावा पहाड़ी से। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर मैच हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है और तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो क्या रहेगा, 54 का डी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। फिलहाल पहला तो सही है यहाँ पर कि रामगंगा जो है ये कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये करेक्ट है। और बेतवा नदी हमीरपुर के पास मिलती है, ना कि प्रयागराज में। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प है गलत है, हमीरपुर के पास मिलती है। तो आपका जो 55 है इसका सही जवाब केवल ऑप्शन ए होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य यह किस जनपद में है, आपको पता ही है, ये चंदौली में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आपका, चंद्रप्रभा। और क्वेश्चन नंबर 57 होगा कि कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सही सुमेलित है। तो 57 ध्यान से देखना, इसको जो अघिल दर्रा है यह लद्दाख में मिलेगा आपको, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। अघिल जो है ये आपका गलत है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, लद्दाख में। इसके बाद दीफू दर्रा, दीफू जो है यह मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु पर आधारित है, मतलब वहीं पर स्थित है ये। नीति और माना दर्रा दोनों उत्तराखंड में है, नीति भी उत्तराखंड में है, ये सही है आपका। माना भी जो है यह उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है। सिवाना समुद्र और कलपक्कम क्रमशः किस किस महत्वपूर्ण है, मतलब किसके लिए महत्वपूर्ण है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो 58 है, सिवाना समुद्र या जल विद्युत ऊर्जा के लिए जाना जाता है। जल विद्युत ऊर्जा जो कि कर्नाटक के चामराज जिले में एक झरना है। कलपक्कम जो है परमाणु ऊर्जा के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी क्षमता 2880 मेगावाट है। तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं, दोनों कथन आपके यहाँ पर गलत हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ISFR 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक देखेंगे तो यूपी में जो वनावरण है वो 6.15% है और वृक्षावरण जो है 3.08% है। कुल मिला के देखेंगे तो 9% है, 9 समथिंग, ठीक है, 9.23% यहाँ पर होना चाहिए था। तो पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया। उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो उसमें भदोही, मऊ और मैनपुरी है। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 1% वाले जो ज़िले हैं उनमें भदोही, मैनपुरी और देवरिया हैं। तो इसमें जौनपुर, गाजीपुर, बलिया का नाम नहीं आता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके गलत हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ISFR 2021। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है। रॉटरडैम नीदरलैंड, इगारका चीन, मॉन्टेविडियो उरुग्वे और जकार्ता इंडोनेशिया। तो कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो देखो दोस्तों, इगारका बंदरगाह ये रूस में है ना कि चीन में। तो अगर ये रूस होता तो यहाँ ये भी सही हो जाता, बाकी सब यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य केवल एक है, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ये कथन आपका सही है, यही आपका उत्तर होगा। बाकी बात करते हैं यहाँ पर वेंगुला धारा के बारे में। तो वेंगुला धारा जो है कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो ये गलत है। वेंगुला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, प्रशांत की नहीं है बल्कि ये साउथ अटलांटिक की है। दूसरी बात, जो
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो जो स्थिति बनती है वो दीर्घ ज्वार की बनती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर आता है। ये 30 मिनट ना करके अगर 26 होता तो सही होता। तो पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है। तो 3 कथन गलत हैं, केवल एक वाला आपका यहाँ पर सही था, जो कि ऑप्शन सी में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा पर स्थित नदी है वो कौन सी है? तो ध्यान देना कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित द रियो ग्रांडे, ऑप्शन बी ये आपका सही उत्तर बनेगा, रियो ग्रांडे। ठीक है, यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। हालांकि इसमें कोलोरेडो भी हो सकता है, लेकिन सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, ज़्यादा सटीक इसका रियो ग्रांडे है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक आपको जाना है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा और गोबी। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो विकल्प सी है ये आपका सही होगा। ठीक है, किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद गोबी मरुस्थल आएगा आपका, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर आएगा आपका अरेबियन मरुस्थल जो कि पश्चिम एशिया में स्थित है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और फिर आता है आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो फिलीपींस में जो नारियल और गन्ने की खेती का विकास किया गया था यह हॉलैंड वासियों के द्वारा किया गया था। विकल्प सी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच कराना है, पर्वत और देश। तो किलिमंजारो, टुबकल, स्टैनली और हांगर। ठीक है, तो ध्यान देना इस पर। किलिमंजारो ये पर्वत कहाँ पर मिलेगा आपको? तंजानिया में मिलेगा। ये कहाँ पर? तंजानिया में। टुबकल मिलेगा आपको मोरक्को में, टुबकल मिलेगा आपको मोरक्को में। स्टैनली युगांडा में, ध्यान देना इस पर। और एक है आपका हॉगर, तो हॉगर मिलेगा कहाँ पर? आपको अल्जीरिया में मिलेगा। ठीक है, कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? तो देखो बैकाल झील यह रूस में है, सही है। इसके बाद है मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी सही है। ओनेगा झील जो है ये रसिया में है, न कि कनाडा में। ये कहाँ पर है? तो ओनेगा ये रसिया में स्थित है। तो ये आपका आंसर हो गया। और माराकाइबो झील ये कहाँ पर स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है, ये भी आपका सही है। अल्नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 67 का अल्नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, करेक्ट है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी सही है। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें हवा जो बाईं ओर, तो ये कोरोलियस बल के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र खार्किव माना जाता है, तो विकल्प बी करेक्ट है। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? माउंट न्यूमैन तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक सतही खदान है जिसमें लौह अयस्क पाया जाता है, विकल्प ए सही होगा। इसके बाद देखो ये प्रश्न जीएस किसका है? करंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रख लो इसका भी आंसर। ये 149 इसका सही जवाब होगा। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। ये भी देखो करंट का ही क्वेश्चन होगा कि दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया था? तो आपको पता ही है ये जो सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास है राजस्थान में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। निसार उपग्रह के बारे में पूछ रहे हैं कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसरो और नासा के द्वारा।
केंद्रीय बजट 2023-24 का प्रश्न है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के बारे में क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि उपन्यास जो था ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है, तो अनुराधा राय की किताब थी ये। इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको बहुत अधिक डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये टॉपिक आप लोग याद रख लीजिएगा, इस पर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 77। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, करेक्ट है। और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकिल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर, ये भी सही है, विकल्प सी आपका करेक्ट होगा। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो चकेरी, ये अब तुमकुर कर्नाटक वाला, ये सही है, ऑप्शन बी आपका सही है, तुमकुर कर्नाटक। तो 78 का बी सही है। 79 है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो एम किरवानी थे। तो आपको जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ऑस्कर वगैरह सब देखिएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस स्थान में, किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट? तो ये बनेगा आपका हरियाणा में, ऑप्शन ए। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। और यहाँ पर करें प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये भी सही है। तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तो किस स्कॉर्पियन श्रेणी? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है 82 का जवाब होगा ऑप्शन बी, INS वागीर, ठीक है। इसके बाद है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया था। न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या है? 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो यह यति था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यति। 85 देखते हैं, स्पेयर जो किताब है ये किसने लिखी थी? तो स्पेयर किताब प्रिंस हैरी की किताब है, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। फिर है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, के संदर्भ में जर्मनी के मूल निवासी थे, 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन था, 2 कथन दिए गए थे। कहा गया कि SCO की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो 87 का दोनों कथन यहाँ पर सही था, 1 और 2 दोनों सही था। अगला क्वेश्चन था कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो 88 का जवाब था। देखो ये प्रश्न जो था ना, ये मार्क लुक्सन, वर्तमान में देखा जाए तो मार्क लुक्सन जो है चुने गए हैं 42वें PM के रूप में। ध्यान देना, न्यूजीलैंड के वर्तमान में जो PM है कौन है? न्यूजीलैंड के मार्क लुक्सन है, जो कि 42वें क्रम पर हैं। उस समय जो उत्तर था वो ऑप्शन बी था, हिपकिंस। जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्रिस हिपकिंस थे। और सी मार्क लुक्सन ये न्यूजीलैंड के वर्तमान में 42वें PM चुने गए हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद है कि यूपी के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं था? तो आपको पता ही है कानपुर नहीं था, विकल्प बी सही है। अब देखो यहाँ पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर था वो ऑप्शन ए था। ए और आर दोनों सही थे, आर ए की व्याख्या करता है। कह रहे हैं कि डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ये गलत है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो 91 का जो विकल्प था केवल ए सही था। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? तो 92 का जो यहाँ पर उत्तर था वो क्या रहेगा? बी, सुनील चोपड़ा को चुना गया था। किसको? सुनील चोपड़ा को। 93 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए
1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। मतलब जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ है वो 1 साल सैनिक सेवा जरूर देंगे। और ये नियम बनाया गया है 25 दिसंबर 2022 को। किस देश में? तो इसका उत्तर बन जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ताइवान में। ठीक है, ताइवान में यह व्यवस्था लागू की गई है। अगला क्वेश्चन होगा 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा कर दी? तो ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मैं प्रश्नों को इसलिए रख रहा हूँ, हालांकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, पुराने हो चुके हैं, लेकिन ध्यान आपको क्या देना है कि टॉपिक आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 95 देखिए, किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटाया गया था? तो 95 का जवाब था यहाँ पर ऑप्शन सी, टैक्स स्कैंडल। टैक्स स्कैंडल था ये। और कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो एक्टीनियम, बाकी जो ऑर्गन, राडोन और क्रिप्टन है ये सभी नोबल गैस होते हैं। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? तो यह आपका इंसुलिन होता है 97 का। ठीक है, ध्यान देना, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, इंसुलिन। हाल ही में मनाया गया था डायबिटीज़ डे। कब मनाया गया था ये प्रश्न बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? हाल ही मनाया गया था, नवंबर के महीने में मनाया गया था डायबिटीज़ डे। तो कब मनाया गया था और इसकी थीम क्या थी? ठीक है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बनता है ये बताओ आप। तो किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, टॉक स्क्वाइड। 99 है कि जो सिनोवैक है यह किस प्रकार की वैक्सीन है? सिनोवैक, तो देखो है कि mRNA वैक्सीन है और यह सिनोवैक है, यानी कि इसका विकल्प ए सही है। कह रहे हैं कि कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो सिनोवैक का। अब इसके बाद क्वेश्चन था कि कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक वास का जब विनाश हो जाता है तो जो जैव विविधता होती है उसका ह्रास होने लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम जो है ना ये जल, तो यहाँ पर विकल्प ऑप्शन ए सही होगा। जाइलम जो है जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, विकल्प ए सही है। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, देखो परंपरा में क्या आता है, आप खनिज तेल लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जो कि नवीकरणीय नहीं है, लेकिन अगर आप गैर पारंपरिक इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होते हैं? ये नवीकरणीय होते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, रीन्यूएबल। ठीक है, इसके बाद होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो देखो ये बात क्या हो रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो पहला विकल्प है ये आपका सही होगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए BOD का इस्तेमाल किया जाता है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो कौन सा है? तो देखो ये एजोला होता है, ऑप्शन जो है बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि हंसी पैदा करने वाली गैस, तो आपको पता ही है यह N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। समुद्री शैवाल जो होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये भी आपको पता ही है, आयोडीन का। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? 107। तो कीटभक्षी पौधा होता है यहाँ पर 107 का नेफेंथिस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो 4 चैम्बर का बनता है, 4 चैम्बर होते हैं इसमें, केवल 4। तो 108 का यहाँ पर ए सही होगा। और 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 109 का जो जवाब है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, 10वें स्थान पर। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसे आप क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे आप वाटरशेड, वाटरशेड कहेंगे आप। ठीक है, और अगला क्वेश्चन होगा कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष बनाया गया था? तो जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब बनाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा 1974 में। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा होता है? लोटिक इकोसिस्टम, जैसे कि आपकी नदी हो गई, ये होता है लोटिक पारिस्थितिकी, मतलब जहाँ पर जो पानी है ना बहता रहे उसे कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी यानी कि NCMV ये कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, तो ये मिलेगा आपको जामनगर गुजरात में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है। प्राकृतिक रेशम का घटक क्या होता है? जो प्राकृतिक रेशम होता है उसका घटक होता है यहाँ पर क्या होता है बताओ? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जो जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें जेरिकुलस एनिमल कहते हैं, यानी कि विकल्प डी करेक्ट होगा, मरुद्भिद जानवर। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच कराना होगा। पेप्टिक व्रण, डेंगू, फीलपाँव और मलेरिया का कारण क्या होता है? तो ध्यान से देखना है इसको। जैसे कि जो पेप्टिक अल्सर होता है इसका कारण बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर मैच कराएंगे क्योंकि हिंदी में थोड़े से गड़बड़ी दी गई है। विषाणु न होकर अगर ये जीवाणु होता तब आप इसे सही से मैच करा पाते। तो पेप्टिक व्रण यानी कि पेप्टिक अल्सर का जो कारण है वो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जीवाणु। डेंगू का कारण क्या होता है? डेंगू वायरस की वजह से होता है, ध्यान दीजिएगा। डेंगू जो है विषाणु की वजह से होता है, वायरस, यानी कि विकल्प ए सही होगा। फीलपाँव ये वर्म की वजह से होता है। एलिफेंट फुट जो होता है फीलपाँव ये वर्म की वजह से होता है, जिसको आप क्रीमी कहते हैं। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो ये इस प्रकार आपका मैच हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। पोषक स्तर बनते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स आर फाउंड बाई, किसके द्वारा बनते हैं? तो देखो इसका उत्तर होगा खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकता विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंशन्ड, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण मिलता है? हांगुल नामक जो हिरण है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर? तो घरेलू अपशिष्ट ये तो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो मूत्र भी होता है, मल पदार्थ भी होता है, कीटनाशक जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो ये आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से संबद्ध करना है। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। और सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्टिमम पॉल्यूशन थियरी, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं वो एडविन केनन है, एडविन केनन। तो ये आपका इस प्रकार से मैच हो जाएगा। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, सोशल माल एडजस्टमेंट थियरी, हेनरी जॉर्ज की थियरी है ये, तो ये भी आपका यहाँ मैच हो जाएगा। इसके बाद है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ये थियरी थॉमसन ने दी है। ठीक है, किसने दी है? थॉमसन ने दी है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस का है, तो ये आपका इस प्रकार से मैच होगा। इसमें उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन होगा कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। तो कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता रखा गया है, शून्य भूख भी रखा गया है, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई भी रखी गई है। ये आपका जो है स्पेस रिसर्च ये सतत विकास में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि अभिकथन ए और कारण आर, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तो भैया पर्यावरण तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब जनसंख्या आपकी नियंत्रित रहेगी। कथन सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है। मतलब केवल आपका कथन एक ही यहाँ पर सही है, अभिकथन सही है, कारण आपका गलत है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूछा गया कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? मतलब पूछ रहे हैं कि थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2022-23। तो देखो 2022-23 की थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, यानी कि व्यवहार में सबके लिए गरिमा। ये दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 की थीम भी याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को खत्म करना,
न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर काम करना, ये 2024 की थीम है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि 2024 की थीम क्या है, सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को खत्म करना। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन होगा, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान, ये टॉपिक है, इनमें दो कथन है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका उत्तर हो जाएगा 1881 में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1881 में जनगणना का कार्य किया गया था। हालांकि इसके पहले आपको ये भी पता होगा कि 1872 में भी जनगणना जो थे शुरू की गई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना है वो 1881 से स्टार्ट की गई है। फिर यहाँ पर आपको मैच कराना था, एसडीजी गोल्स किस प्रकार से यहाँ पर मैच होंगे उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर जो SDG 10 है, यह रिड्यूज इन इक्वलिटी से संबंधित है, ध्यान देना इस पर। SDG 10 रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज़, ठीक है, असमानताओं में कमी। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है, क्लाइमेट एक्शन, तो ये इस प्रकार से आप मैच कर लेना। लाइफ ऑन लैंड, ये SDG 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर जो है आ जाएगा किसमें, लाइफ ऑन लैंड के अंतर्गत। तो ध्यान देना, SDG 14 ये पानी के नीचे का जीवन, और SDG 15 ये ज़मीन पर जीवन, इस प्रकार से ये मैच हो जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी पुस्तक किसने लिखी है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी नामक जो किताब है ये गुन्नार मेंडल की किताब है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो डेफिनेटली मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, ये जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। इसके बाद है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। रियो शिखर सम्मेलन, तो रियो समिट 1992 कहाँ पर हुआ था, आपको पता ही होगा, ये ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील। ठीक है, ये याद रखना। रियो कहाँ पर है, इसे रियो डी जेनेरियो कहते हैं पूरा नाम, लेकिन रियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1992 में यह ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा कि संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। जो प्रश्न है यहाँ पर वो किससे संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कथन है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 133 है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक आपका यहाँ पर करेक्ट है, केवल एक ही आपका सही है, दूसरा वाला यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में है, बस उत्तर जान लो क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है, केवल दो आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेते हैं, ध्यान से देख लो इसको, कि जो 2023-24 का SDI आया है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, उसमें भारत 134 स्थान पर है। इंडिया की रैंक कितनी है, 2023-24 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वें स्थान पर है। इसे जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसे 1990 से जारी किया जाता है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड है। इसके बाद देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। यह क्या होता है, ये आपका सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। PM गतिशक्ति योजना के बारे में क्वेश्चन है कि PM गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं PM गतिशक्ति के साथ जोड़ा जाएगा।
तो फिलहाल जो इसका उत्तर है 136 का, वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखो यहाँ पर पीएम गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय योजना, ये स्टार्ट की गई थी 13 अक्टूबर 2021 में। कब शुरू की गई थी? 13 अक्टूबर 2021। तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया, दूसरा वाला आपका सही है। पीएम गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय योजना 13 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई और इस योजना के तहत रेलवे, रोडवेज समेत 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाया जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 आपका सही है। कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो स्वैच्छिक समाज सेवा, बाकी किसानी भी आर्थिक है, नौकरी और परिवहन ये सब आर्थिक क्रिया है। 138 है संघीय बजट 2023-24 का प्रश्न है ये, तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका जो उत्तर बनेगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 यहाँ पर ये आपका सही है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो 2070 तक रखा गया है, तो वर्ष 2070 तक, ठीक है। तो इसका विकल्प भी सही है। इसके बाद है केंद्रीय बजट 2023। केंद्रीय बजट आप लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि केंद्रीय बजट से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और इसके बाद है कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023। तो केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों ही देखिएगा आप लोग, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। यूपी का बजट और केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से 3 प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। निर्धनता के प्रकार, किस प्रकार की निर्धनता होती है? एक तो होती है पूर्ण, एक होती है सापेक्ष। पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष, ठीक है। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है कि कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर है 143। इसमें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन के बारे में बात की जा रही है, यह 2016 में शुरू की गई थी, न कि 2015 में। बाकी सब यहाँ पर सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 में शुरू किया गया था। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 में शुरू किया गया था। और संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2016 में स्टार्ट किया गया था। उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। इसके बाद है कौन सी योजना या योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? तो ध्यान देना यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनूठी उपहार योजना, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी की योजना है ये। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह हरियाणा में स्टार्ट की गई थी। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। स्त्री निधि योजना, यह जो योजना है ये राजस्थान की योजना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है ये आपका सही है। कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है? तो ये है आपका गंगा एक्सप्रेसवे, यह उत्तर प्रदेश राज्य का कार्यक्रम है, ठीक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस ये किताब लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विकल्प डी इसका उत्तर होगा। विमल जालान की किताब है ये। और विश्व वेटलैंड दिवस ये प्रतिवर्ष कब होता है? तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रतिवर्ष होता है 2 फरवरी को होता है। और इसकी थीम क्या है 2024 में? ये तो कमेंट करके आपको बताना है 2024 की थीम क्या है, ठीक है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाती है? विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ये कब प्रकाशित होती है? 148। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, इसे ILO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है, ये ध्यान देना आप लोग। इसका उत्तर ऑप्शन सी है। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? तो मिड डे मील स्कीम को PM पोषण स्कीम ये नाम कब दिया गया था? बताओ, 2021 में दिया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन और ये लास्ट होगा, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार बजट ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का। अब इसके पहले का जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो अभी जाके उसे आप उसे भी लगाइए। और इसी प्रकार से हम क्रमशः 2014 तक चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।